एक नए जोश के साथ, एक नए फ्रेश एनर्जी के साथ बैठो और इस सब्जेक्ट को समझो। असाइनमेंट, नाम में सब लिखा है। क्या होता है असाइनमेंट? आपको बेसिकली यहाँ पेयर्स जमानी है, आपको बेसिकली यहाँ शादियां लगानी है, लेकिन शादियां किसकी? इंसानों के बीच में नहीं, ठीक है, जानवरों के बीच में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको शादियां लगानी है वर्कर की जॉब के साथ, कि कौन से वर्कर को कौन सा जॉब असाइन करना चाहिए। नाम में सब लिखा है, कौन से वर्कर को कौन सा जॉब असाइन करना चाहिए, कौन सा जॉब कौन से मशीन पर करना चाहिए, कौन सा वर्कर कौन सी मशीन हैंडल करेगा, ये सब असाइनमेंट आपको यहां लगानी है। बेसिकली क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज कंपनी के पास दो वर्कर्स है, वर्कर ए एंड वर्कर बी, और उसी कंपनी के पास दो जॉब्स है, जॉब 1 एंड जॉब 2। क्लियर? अब देखो सपोज वर्कर ए जॉब 1 करने के लिए 30 रुपए कॉस्ट देता है कंपनी को, वो बोलता है मुझे 30 रुपया दो, मैं फर्स्ट जॉब कर दूंगा। उसी तरह वर्कर ए बोलता है कि हाँ अगर आप मुझे सेकंड जॉब दोगे तो मैं उसको 15 रुपीज में कर दूंगा। हो सकता है वर्कर ए की एक्सपर्टाइज सेकंड जॉब हो, 1 के लिए उसको बहुत मगजमारी है और इसकी वजह से वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, सेकंड जॉब वो यू कर सकता है। क्लियर? इसलिए वो बोल रहा है कि सेकंड जॉब मैं 15 रुपए में कर दूंगा, फर्स्ट जॉब मुझे 30 रुपए लगेंगे। उसी तरह कंपनी के पास और एक ऑप्शन है वर्कर बी, वर्कर बी बोलता है यार मुझे आप फर्स्ट जॉब दे दो सर, मैं 18 रुपए में कर दूंगा, सेकंड जॉब के लिए मैं आपसे 22 रुपीज चार्ज करूंगा। अब कंपनी इस केस में क्या करेगी? चाहे जो चलो एक काम करो यार, आपको जो जॉब करना है कर लो, इस तरह बोलेगी, वो कंपनी तो फिर कल ही बंद पड़ जाना है, वो कंपनी कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकती अगर वो इस हिसाब से डिसीजन लेगी। तो कंपनी देख रही है कि यार उसने अगर वर्कर ए को फर्स्ट जॉब दिया तो उसको 30 रुपीज का कॉस्ट है, और वर्कर बी को सेकंड जॉब दे दिया तो उसको 22 रुपीज का कॉस्ट है, मतलब यहां पे उसका टोटल कॉस्टिंग कितना हो रहा है? 52 रुपीज। ये कंपनी के पास ऑप्शन है। या फिर कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है कि यार वो फर्स्ट वर्कर को सेकंड जॉब दे दे, यानी वर्कर ए को सेकंड जॉब जो कि सिर्फ 15 रुपए में कर लेता है, एंड वर्कर बी को फर्स्ट जॉब जो कि 18 रुपीज लेता है। कुल मिलाकर कंपनी को सिर्फ 33 रुपीज का कॉस्ट है। तो मुझे बताओ कंपनी के लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, राइट? तो सेकंड ऑप्शन पे कंपनी बहुत आसानी से आ गई। उसके पास दो ट्रायल एंड एरर मेथड थी कि एक तो ये करो या फिर ये करो, जिसमें कम कॉस्ट है वो डिसाइड कर लो। बट दोस्तों ये तो सिर्फ दो वर्कर और दो जॉब थे। प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है कि एक कंपनी जिसके पास बस दो ही वर्कर है और दो ही जॉब्स है? ढेरों वर्कर होते हैं, ढेर सारे उनके पास जॉब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा दूर ना जाते हुए अगर मैं सिर्फ 3 वर्कर और 3 जॉब ले लूं तो पता है यहां पे ये जो कॉम्बिनेशन बने हैं ये कितने बने हैं? सिर्फ 2 बने हैं, यहां पे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ए वर्कर को 3 जॉब मिलेंगे, बी वर्कर को जो ए ने सिलेक्ट कर लिया उसके अलावा और 2 बचेंगे, सो 3 इंटू 2 इंटू और बचा हुआ सी को मिल जाएगा 1। सो टोटल 6 जॉब मिल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? 6 पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, उसमें से एक बेस्ट डिसाइड करो। चलो कंपनी ये भी कर लेगी, लेकिन अब देखो और अगर हम आगे बढ़े, कंपनी के पास अगर 5 वर्कर्स है और उसी कंपनी के पास टोटल 5 जॉब्स है, तो यहां पे पता है कितनी पॉसिबिलिटी हो रही है? यहां हो रही है टोटल 120 पॉसिबिलिटी। 120 अलग अलग तरीकों से कंपनी यहां पे जॉब असाइन कर सकती है। अब मुझे बताओ 120 वो पॉसिबल तरीके ढूंढो, हर एक का कॉस्टिंग देखो और फिर जो बेस्ट कॉस्ट है वो डिसाइड करो क्या है फिजिबल है। टाइम वाइज या फिर हम कॉस्ट वाइज बोले, कंपनी के लिए कोई एंगल से फिजिबल नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए ये ट्रायल और एरर मेथड को मारो गोली। ये मेथड सरवाइव नहीं कर सकती कंपनी के हित में, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये कॉस्ट ज्यादा कॉस्ट आपको देगी। तो अब पिक्चर में आती है वो मेथड जिसके लिए आप हम सब यहां बैठे हैं। प्रोफेसर हंगेरियन बहुत मशहूर प्रोफेसर थे उनके जमाने के, बहुत शानदार प्रोफेसर थे जिनसे मैं भी कभी नहीं मिला। उन प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छी मेथड निकाली। उस मेथड का नाम है, खुद का नाम दे दिया उन्होंने, हंगेरियन मेथड। एक साइंटिफिक मेथड है बट बेस्ट मेथड है, ठीक है। अगर आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, ऐसी किसी यानी असाइनमेंट रिलेटेड कि कौन सा जॉब कौन सा वर्कर करना चाहिए, कौन सी मशीन कौन सा वर्कर चलाना चाहिए, तो एक लौती मेथड है जो आपको बेस्ट परफेक्ट सॉल्यूशन देगी, ऑप्टिमम सॉल्यूशन देगी, और वो है हंगेरियन मेथड। तो अब इस ट्रायल एरर मेथड को भूल जाओ, अब हम एक्चुअल इस कंसेप्ट की स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। क्या है वो हंगेरियन मेथड?
क्या है उसके रूल्स, बराबर। जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि यहाँ हर एक मेथड अपने रूल्स लेकर आएगी, तो वो रूल्स आपको कैच करना है। वो रूल्स क्या है पहले तो हम वो देखेंगे और फिर शुरू करेंगे एक लाइव एग्जांपल के साथ इस हंगेरियन मेथड का पूरा इंट्रोडक्शन। तो आप हो सब मेरे साथ अभी भी? ग्रेट। चलो अब हम एक्चुअल इस कंसेप्ट को शुरू करने जा रहे हैं, हंगेरियन मेथड। देखो आप सब आज सीए फाइनल में आए हो, बट क्या डायरेक्ट आपने सीए फाइनल में जंप ले ली है ऐसी? बिल्कुल नहीं। आप बहुत से हर्डल्स को क्रॉस करके आए हो। जैसे अगर आपको सीए फाइनल में आना है तो आपको आईपीसीसी क्लियर होना जरूरी है, क्लियर। तो उसी तरह हंगेरियन मेथड भी बोलती है कि मुझे डायरेक्ट अप्लाई मत करो। आप क्वेश्चन देखते हो किसको क्या असाइन करना है, डायरेक्ट हंगेरियन मेथड अप्लाई कर रहे हो, गलत। हंगेरियन मेथड बोलती है कि अगर आप मुझे अप्लाई करना चाहते हो तो मेरी 2 कंडीशन है जिसको पूरी तरह सेटिस्फाई करो। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन गो अहेड, अदरवाइज आप डायरेक्ट हंगेरियन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर। अब देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन जिसको क्वेश्चन पढ़ते ही आपने समझना है कि यार ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हो गई है देन हंगेरियन मेथड स्टार्ट करो। तो फर्स्ट कंडीशन है जो अभी आपने मैट्रिक्स देखा था वो शुड बी स्क्वायर। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। अभी जो मैंने बताया था ना आपको 3 वर्कर्स 3 जॉब्स, ये क्या है? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है रोज और इस वर्टिकल लाइन को कहा जाता है कॉलम्स। तो मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मतलब क्या? जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। इसका मतलब जितने वर्कर है उतने जॉब्स चाहिए। तो हंगेरियन मेथड बोलता है वेल डन, गो अहेड, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड द सेकंड मेथड बैलेंसिंग का, समझ गया, इसी को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स शुड बी बैलेंस, जिसको मैं स्क्वायर बोल रहा हूं आपको और साइंटिफिक और टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कहा जाता है मैट्रिक्स शुड बी बैलेंस। और दूसरी कंडीशन देखना, बहुत से स्टूडेंट यहां गड़बड़ कर देते हैं, मैट्रिक्स शुड बी मिनिमाइज्ड। मैट्रिक्स क्या चाहिए? मिनिमाइज चाहिए। अब हर एक का क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे चेहरों पर कि मिनिमाइज क्या होता है, क्लियर। मिनिमाइज मतलब मैट्रिक्स उस फैक्टर का चाहिए जो कंपनी हमेशा मिनिमाइज करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है। अब यहां पे आ गया लॉजिक। आप लॉजिकली सोचो कि कौन से वो फैक्टर है जो कंपनी हमेशा रिड्यूस करना चाहेगी? कॉस्ट, एक्सपेंसेस, टाइम, वेरी गुड। टाइम रिलेटेड एनीथिंग, आइडल टाइम, साइकिल टाइम, वेटिंग टाइम, कोई भी टाइम हो, कंपनी चाहेगी टाइम रिड्यूस हो, सो दैट उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। लॉस, ठीक है। तो उन फैक्टर जो कंपनी, लॉजिकली आप सोच रहे हो, जो कंपनी हमेशा रिड्यूस करना चाहेगी, उस फैक्टर का मैट्रिक्स हमेशा होता है मिनिमाइज मैट्रिक्स। और अगर इन फैक्टर, इन किसी भी फैक्टर का आपको अगर मैट्रिक्स दिया है तो हंगेरियन मेथड बोलती है मुझे अप्लाई करो, ठीक है। आप पूरी तरह से मुझे अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई एडजस्टमेंट, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो अगर मैट्रिक्स उन किसी फैक्टर का हुआ जो का आप या फिर कंपनी लॉजिकली सोचते हो आप कि वो हमेशा बढ़ाना चाहती है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू, इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी, तो इन किसी भी फैक्टर का अगर मैट्रिक्स है तो दुनिया की कोई भी कंपनी चाहे ये कम हो, चाहेगी ऐसा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी केस में आपको हमेशा हंगेरियन मेथड को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। फॉर मैक्सिमाइज मैट्रिक्स हंगेरियन मेथड इनिशियली डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगी, कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ मॉडिफिकेशंस है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। बट बेसिकली तो इतना याद रखो कि मैट्रिक्स पहले अगर आपको दिए हुए क्वेश्चन पे अप्लाई करना है हंगेरियन मेथड, तो उसकी फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है और मैट्रिक्स इन मिनिमाइज फैक्टर्स का होना जरूरी है। मैट्रिक्स किन फैक्टर्स का नहीं हो सकता? प्रॉफिट, सेल्स, इफिशियंसी, एक्सेट्रा। सर फिर ऐसे फैक्टर अगर क्वेश्चन में आ गए तो हमारी थोड़ी गलती है, वो पेपर सेट करने वाले ने डाल दिया, तो हम क्या करना है? तो वो डेफिनेटली हम बात करेंगे। अभी तो शुरुआत है दोस्त, पिक्चर भी बाकी है, ठीक है। तो अभी तो हम जस्ट शुरुआत कर रहे हैं। तो एक बहुत से सिंपल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं।
जिसमें आपको मैं मैट्रिक्स स्क्वायर दे रहा हूं, जिसमें मैं मैट्रिक्स आपको मिनिमाइज फैक्टर का दे रहा हूं, आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ हंगेरियन मेथड क्या है, उसके वो क्या रूल्स है वो समझना है। ठीक है, तो मैं आपको थ्योरेटिकली ये बातें ना बताते हुए सीधा प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी शीट ओपन कीजिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम का फर्स्ट पेज देखना, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। ये सबने नोट डाउन कर लिया है? यस, ग्रेट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इससे आप हंगेरियन मेथड से पूरी तरह फैमिलियर हो जाओगे। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर अ जॉब विच रिक्वायर 4 एक्टिविटीज, कटिंग, असेंबली, फिनिशिंग एंड पैकेजिंग। कंपनी के पास टोटल 4 एक्टिविटीज वो बोल रहा है, कटिंग, असेंबली, फिनिशिंग एंड पैकेजिंग। 4 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड हु कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज। देखो, कंपनी के पास अगर 4 एक्टिविटीज है तो कंपनी के पास उनको करने के लिए 4 वर्कर्स भी है, 1, 2, 3 और 4। मैट्रिक्स खुद क्वेश्चन ने आपको दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ देम टू परफॉर्म ईच ऑफ द एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। मतलब क्वेश्चन आपको ये किस फैक्टर का मैट्रिक्स दे रहा है? कॉस्ट। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन सामने पहले चेक करो कि मैट्रिक्स कौन से फैक्टर का, क्योंकि उससे आप डिसाइड करने वाले हो कि ये मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज। तो देखो, कॉस्ट कंपनी ने आपको दिया है 14। अब इस कॉस्ट को किस तरह, इस मैट्रिक्स को किस तरह एनालाइज करना है आपको बहुत अच्छी से पता है। मैंने स्टार्ट एग्जांपल में ही आपको कहा था कि इस मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है कि भाई सी को अगर सेकंड एक्टिविटी दी तो वो 12 रुपीज लेता है, मतलब ये कॉस्ट है। तो इस तरह से आपको देखो, इस बार 4 एक्टिविटीज दी है और 4 वर्कर्स दिए गए हैं। तो अब सब ने ध्यान देना, ये आपके पास मैट्रिक्स रेडी है। फर्स्ट मैंने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन सामने है, आपको यहां पे क्या बोला है कि असाइन द वर्कर टू ईच ऑफ द एक्टिविटी सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। बराबर, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, पहली बात ये क्लिक हो गई। अगर असाइनमेंट की क्वेश्चन आती है तो दिमाग में एक ही मेथड लाओ, हंगेरियन मेथड। बट हंगेरियन मेथड जैसे मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आप अप्लाई तो कर नहीं सकते हो, तो आपको पहले 2 कंडीशन को देखना होगा कि वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। फर्स्ट, मैट्रिक्स शुड बी बैलेंस और मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। क्या यहां पर स्क्वायर है? 1, 2, 3, 4 टोटल रोज है 4, 1, 2, 3, 4 टोटल कॉलम्स है 4। एज 4 इज इक्वल टू 4, इसीलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। क्लियर? नाउ सेकंड कंडीशन, मैट्रिक्स ऐसे फैक्टर का चाहिए जो हमेशा कंपनी कम करना चाहती है, मिनिमाइज फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो इस बार क्या दिया गया आपको? कॉस्ट। मैंने पहले कहा अंडरलाइन करो उस कॉस्ट वर्ड पे, और कॉस्ट हर एक कंपनी चाहती है रिड्यूस हो, मिनिमाइज हो। इसका मतलब ये कौन सा फैक्टर हो गया? मिनिमाइज। और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। हंगेरियन मेथड का बस आपसे एक ही डिमांड है कि मुझे अगर अप्लाई करना है तो इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करो जो कि हो चुकी है। नाउ बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड, आप सीधा लिख सकते हो बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। अब देखो क्या है हंगेरियन मेथड, हम एक एक स्टेप समझेंगे। हंगेरियन मेथड की सबसे फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन क्या करना होता है इसमें आपको? इस पूरे क्वेश्चन मैट्रिक्स में जो कि बैलेंस भी है, जो कि मिनिमाइज भी है, उस मैट्रिक्स में हर रो को देखना शुरू करो और हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट ढूंढना शुरू करो। जैसे फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम कौन है? 12। अब ये 12 को पकड़ लो और उसको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में से माइनस करो, रिड्यूस करो, रिडक्शन, रो रिडक्शन। देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर तो वही होना चाहिए जो क्वेश्चन ने दिया है, वर्कर अपनी जगह पर, जॉब्स अपनी जगह पर, और फिर अब शुरू करो रो रिडक्शन। फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम 12 है, 12 सिर्फ फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में से माइनस कर दो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो के। ठीक है, सो 14 माइनस 12 2, 12 माइनस 12 0, 3 3। नाउ अप्लाई द सेम प्रोसेस फॉर रिमेनिंग रोज। सेकंड रो में सबसे मिनिमम कौन है? 18, 21 माइनस 18
3, 0, 18 माइनस 18 0, 22 माइनस 18 4। किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा सर आपने ये 18 क्यों लिया, ये 18 क्यों नहीं लिया, तो वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बात तो 18 ही है, ठीक है, तो इसलिए सब में से रिड्यूस वही होने वाला है, ठीक है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड रो में सबसे मिनिमम है 12, 12 माइनस कर दो सब में से, 12 माइनस 4 12, 14 माइनस 12 2, 5 0 एंड 2। एंड द लास्ट रो सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन है, 3, 3 माइनस कर दो, 3 2 0 3। तो बच्चों ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, रो रिडक्शन मेथड। अब सेकंड स्टेप, हंगेरियन मेथड का स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, रो रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप कॉलम रिडक्शन स्टेप। कॉलम रिडक्शन स्टेप में भी आप रत्ती भर भी स्ट्रक्चर में तो फर्क नहीं करोगे, जैसे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है एज इट इज आपको लिखना है, वर्कर वर्कर की जगह, जॉब्स जॉब्स की जगह। बस अब आपने जो चीज रो वाइज की है वो चीज आपने करना है कॉलम वाइज। मतलब जो आप हर रो का मिनिमम एलिमेंट देख रहे थे, अब हर कॉलम का मिनिमम एलिमेंट देखो। लेकिन कौन सा मैट्रिक्स देखे सर, यहाँ पे तो दो दो मैट्रिक्स है। तो एक चीज याद रखो, एक बार क्वेश्चन मैट्रिक्स से आपने रो रिडक्शन मैट्रिक्स बना लिया, अब क्वेश्चन मैट्रिक्स को भूल जाओ। अब जो अगली स्टेप करोगे आप इस मैट्रिक्स में करोगे। मतलब आप इस रो रिडक्शन मैट्रिक्स स्टेप के बाद जो नया मैट्रिक्स आपको मिला है उसमें अप्लाई करो कॉलम रिडक्शन मेथड। मतलब कॉलम वाइज सबसे मिनिमम देखो जो कि है 2। अब 2 माइनस कर दो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में से, 0 1 0 1। सेकंड इसमें सबसे मिनिमम 0 ही है। तो मुझे बताओ 0 अगर आप माइनस करोगे कोई फर्क पड़ता है किसी के, मतलब वो ना के बराबर है। सो इसका मतलब हुआ सेकंड कॉलम आपको एज इट इज लिखना है। थर्ड अगेन 0, जहां पर आपको सबसे लीस्ट एलिमेंट 0 मिलता है वो कॉलम वो रो आप एज इट इज रखते हो। फोर्थ रो सबसे मिनिमम 2, क्लियर। सो 2 माइनस कर दो इसमें से, 1 2 0 1। ये मिल गया आपको कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं अब आपको बोलने जा रहा हूं। ये स्टेप आपका अगला फ्यूचर यानी अगले मार्क्स डिसाइड करेगी। ये 2 स्टेप में कोई बड़ी बात थी, बच्चों का काम था, ठीक है। लेकिन अब एक्चुअल स्टेप आ रही है और वो थर्ड स्टेप है, ट्राई टू कट ईच एंड एवरी जीरो विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। आपको कई सारे जीरोस दिख रहे हैं इसमें, आपको एक ईच एंड एवरी हर एक जीरो को कट करना है, बट बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो, मिनिमम, ठीक है। कम से कम लाइन में आपको सारे जीरो कट करना है। सारे जीरो आप कट कर दोगे 6 लाइन में, आप कट कर दोगे 5 लाइन में, बट कुछ ना कुछ तो उसका रूल है ना, और वो रूल क्या है, मिनिमम लाइन। अगर आपने 5 लाइन में कट किया, आपने 4 लाइन में कट किया, मेरा अगर 3 लाइन में कट हो गया तो आप दोनों गलत, मैं सही हूं। किसी एक ने 2 लाइन में कट कर दिया तो मैं भी गलत, वो सही है। जो स्टूडेंट कम से कम लाइन में सारे जीरो कट कर देगा वही सही है। हाँ, अगर आपके भी 3 लाइन में हुए बट आपको कुछ अलग तरीके से कट हुए, मेरे भी 3 लाइन में हुए बट कुछ अलग तरीके से कट हुए, मैंने सारे रोज कट किए, आपने सारे कॉलम्स कट किए, आपने भी कुछ 3 लाइंस में किए लेकिन कुछ रोज कुछ कॉलम्स कट किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तीनों सही है। नंबर इज इंपॉर्टेंट, तरीका इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कैसे कट कर रहे हो डजंट मैटर, बट आप कितने लाइंस में कट कर रहे हो ये मैटर करेगा। फाइनल आंसर हम सबका सेम आएगा अगर हमें सेम नंबर ऑफ लाइंस लगी तो। अब आप बोलोगे सर फिर कैसे स्टार्ट करें, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका कोई रूल नहीं है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, सिर्फ लॉजिकली मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपको, आपका इंटेंशन क्या है, आपको जीरो सारे कट करना है और कम से कम लाइन में, तो शुरुआत वो रो या वो कॉलम से करो जहां ज्यादा जीरोज है। मतलब एक लाइन में सबकी सब जीरो, जितने ज्यादा आप कट कर सकते हो कट कर दो, क्लियर। अब मुझे बताओ सर पहले हम रो कट करें या कॉलम कट करें, अगेन नो रूल, आपको चाहे जो मर्जी कट करो। सर हम डायगोनली कट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप अगर काटना है तो एक तो पूरी रो काटो या पूरा कॉलम काटो, आप डायगोनली कट नहीं कर सकते, क्लियर। तो देखो ट्रायल एंड एरर मेथड, ये स्टेप में आपको हर एक में 2 मिनट देना है। क्यों, एक बार आपने लाइंस कट कर दी, सोचो कि यार मैंने इस तरीके से की है, अगर मैं वो तरीका यूज करता तो शायद कम लाइन लगती,
जितने पॉसिबल तरीके हैं सोचो, और इस सोच के लिए उसको 2 मिनट दो, चाहे तो रफ में करके देखो कि यार चलो मैंने ये तो कर लिया, अब मैं अगर ऐसा ऐसा करूँ तो लग रहा है कम, नहीं सेम लग रहा है, छोड़ो, फिर आप चाहे जो ले सकते हो। बट किसी एक तरीके में भी अगर आपको कम से कम लाइन लगी तो बस वो तरीका पकड़ लो। क्लियर? तो देखो अब मुझे यहाँ पे इतने जीरोस दिख रहे हैं। सबसे पहले देखो मुझे थर्ड कॉलम में थोड़े ज्यादा जीरो दिख रहे हैं, मैं इसको कट कर देता हूं, तो हो गया फर्स्ट लाइन। सेकंड, अभी भी मुझे यार चलो ये 2 अभी भी दिख रहे हैं, इसको कट कर दूं, चलो इसको कट कर देता हूं। अभी भी ये 2 जीरो मुझे दिख रहे हैं एक ही रो में, चलो इसको कट कर दो। देखो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं पहले रो काटो कॉलम काटो, जो मर्जी काटो, सिर्फ कम से कम लाइन में काटो और 2 मिनट बाद में दो, सोचो कि और अलग तरीका जिससे कम से कम लाइन मिले। 1 जीरो बच गया, छोड़ दे उसको। सर 1 जीरो की वजह से अननेसेसरी 1 लाइन वेस्ट हो रही है, क्यों वेस्ट कर रहे हो? 3 लाइन दिख रही है यहाँ पे, कम से कम लाइन। लेकिन आप एक चीज याद रखो, मैंने आपको रूल ये कहा है कि आपको सारे के सारे जीरो कट करना है, 1 जीरो भी बचना नहीं चाहिए, एट द सेम टाइम कम से कम लाइन में। तो रूल में सिर्फ कम से कम लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे के सारे जीरोस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे ये जीरो कट करना पड़ेगा ही, अदरवाइज मैं गलत। ठीक है, तो अब मुझे बताओ टोटल कितने लाइंस लगी आपको? 4। इस तरीके से 4 लगी। अब सोचो थोड़ा 2 मिनट दो कि यार पहले मैंने ये 3 जीरो कट किए, अगर मैं पहले ये 3 जीरो कट करती, बाद में ये 2 जीरो कट कर देती या कर देता, बाद में ये 2 जीरो कट कर देता, फिर भी 1 जीरो बच जाता, इसके लिए 1 लाइन लगती थी हमें। मतलब हर पॉसिबल तरीके से आपको 4 लाइंस लग रही है, तो फिर कोई भी तरीका ले लो, डजंट मैटर। ठीक है, तो आप चाहे जो तरीका ले सकते हो, लेकिन किसी एक तरीके में भी आपको कम से कम लाइन लगती तो आपने वो उठाना था। क्लियर? अब देखो ये हो गया हमारा स्टेप 2, मतलब हमने स्टेप 2 में ही क्या किया, स्टेप 3 अप्लाई किया। क्या थी स्टेप 3? कम से कम लाइन में सारे के सारे जीरो कट करना है। उसी को कहा जाता है टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। आपने इतना लिख लिया है, पहले मैं चाहता हूं आप इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आपको थर्ड स्टेप बताता हूं। तो बहुत आसान किया है हमने अब तक। देखो एक बार फिर से सुन लो। क्वेश्चन मैट्रिक्स जो कि बैलेंस था, जो कि मिनिमाइज था, उसके सारे रोज में से एक एक आइटम ढूंढते गए और उस रो में से माइनस करते गए। हमें मिल गया फर्स्ट रो रिड्यूस मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में हर कॉलम में से सबसे मिनिमम एलिमेंट उठाते गए और सिर्फ कॉलम में से माइनस करते गए, वो मिल गया हमें सेकंड कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। फिर अब जो कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स मुझे मिला है उसी में मैंने अप्लाई कर दिया है थर्ड मेथड, जिसको हम बोलते हैं स्टेप 3 टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी मतलब आपने क्या किया, उसमें कम से कम जीरो में सारी की सारी लाइंस कट की, बराबर। और अब ये टेस्ट करना है आपको। अब ये देखो टेस्ट क्या है, उसमें आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जितनी लाइंस मुझे लगी है, नंबर ऑफ लाइंस जिसके वजह से मैंने सारे जीरोस कट किए, नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड, और नंबर ऑफ रोज, रोज बोलो चाहे कॉलम्स बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एज इट इज दोनों इक्वल ही है। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है कि नहीं। अगर नंबर ऑफ रोज जो आपको क्वेश्चन ने स्टार्ट में दी है टोटल 4, और नंबर ऑफ लाइंस जो कि आपको इस स्टेप में लगी है जिससे आपने सारे के सारे जीरो कट किए, वो अगर इक्वल है, जैसे कि ये केस में नंबर ऑफ लाइंस कितनी लगी 4, नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, एज 4 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। अगर नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो आप बोलोगे सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। सर चलो इक्वल आ गई, अगर नहीं आती तो क्या करना है? नहीं आती तो हम आएंगे उस पर भी, ठीक है। नहीं आएगी तो क्या करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा बेसिकली फिलहाल तो हम सबसे बेसिक प्रॉब्लम में चल रहे हैं, सिर्फ आपको हंगेरियन मेथड क्या है वो बताने के लिए। क्लियर?
तो देखो दोस्तों यहाँ लकीली हो गया, कोइंसिडेंटली हो गया, नंबर ऑफ लाइंस 4 लगी है, नंबर ऑफ रोज भी 4 लगे हैं, एज 4 इज इक्वल टू 4, सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी से याद रखो, ये जबरदस्ती 4 इज इक्वल टू 4 लाने की कोशिश कभी मत करना कि यार छोड़ो बाद में पंगा, टेंशन बढ़ाने से तो अच्छा 4 रोज दिए है ना, बराबर 4 लाइंस में कट कर दो सब 0। ठीक है, ऐसे करोगे ना तो गए मार्क्स। कोशिश एक ही रखना है अपने, कम से कम लाइन में जीरोस कट करना है। अगर 3 लग रही 3 में करो, फिर उसमें कैसे 4 इज इक्वल टू 4 लाना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ये थर्ड स्टेप हुई, टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी, नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड और नंबर ऑफ रोज इक्वल हुई, इसलिए आप यहाँ एक सेंटेंस बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ता है आपको, देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ठीक है, एंड जैसे ही आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिला, नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ हंगेरियन मेथड, ये चीज जैसे ही सेटिस्फाई हो गई, अब सीधा जंप करो अब लास्ट स्टेप ऑफ हंगेरियन मेथड पे, जिसका नाम है असाइनमेंट स्टेप, स्टेप 4 असाइनमेंट, और उसी को आप बोल सकते हो फाइनल सॉल्यूशन स्टेप। दोस्तों वो घड़ी आ गई है जहां आप बताने वाले हो कि कौन सा वर्कर कौन सा जॉब करने वाला है। अभी तक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था ना आपके सामने कि कौन से वर्कर को कौन सा जॉब दे, तो अब वो घड़ी आ चुकी है। देखो कैसे, सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स में आपको 4 इज इक्वल टू 4 मिला है, वो मैट्रिक्स फिर से लिख लो, मतलब कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स एक बार फिर से फ्रेश लिख लो। मुझे बताना, मैंने मिटा दिया है वो कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। क्या आया था? 0 0 रो वाइज बता रहे हो ना? यस, हाँ, 2 ओके, मतलब जो मैट्रिक्स पर आपको 4 इज इक्वल टू 4 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, वो मैट्रिक्स फ्रेश लिख लो। ठीक है, अब देखो करना क्या है, शुरुआत करो हमेशा फर्स्ट रो से, और ऐसी रो पकड़ो जहां पे आपको सिंगल जीरो मिले, सिंगल जीरो। शुरुआत हमेशा फर्स्ट रो से करो। फर्स्ट रो में कितने जीरोज हैं? छोड़ दो। सेकंड रोज में छोड़ दो। पहले हमेशा रोज चेक करो सारी, फर्स्ट रो से स्टार्ट करो, पूरी रोज पहले चेक कर लो। थर्ड रोज में छोड़ दो, फोर्थ रो में पकड़ लो। जैसे ही आपको सिंगल जीरो मिला उसे पकड़ लो और यहां दे दो असाइनमेंट नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये पी यानी पैकेजिंग की एक्टिविटी हमने थर्ड वर्कर को दे दी है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने थर्ड वर्कर को ये पी एक्टिविटी दी, अब क्या मैं थर्ड वर्कर को बाकी एक्टिविटीज दे सकता हूं? नहीं। तो उस रिस्पेक्टिव कॉलम में जितने भी जीरो इसको कट कर दो। क्लियर? देखो फिर से समझो, जैसे ही सिंगल जीरो आपको मिला उसको पकड़ लो, उसको दे दो असाइनमेंट नंबर 1। और एक चीज तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको असाइनमेंट सिर्फ किस पर देना है? 0 पर। ठीक है, तो जैसे ही आपने पी थर्ड को दे दिया, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में जितने भी जीरोज है सबको कट कर दो। ठीक है, मतलब अब भाई पी ने 3 को बुक कर लिया है, अब 3 किसी और के पास नहीं जा सकता। तो याद रखना, जब जब आप रो वाइज असाइनमेंट दे रहे हो, रिस्पेक्टिव कॉलम के जीरोस कट करो। ठीक है, चलो अभी भी और कोई रो बची है? हमने सारी रोज चेक कर ली, आ जाओ कॉलम पे। जिस तरह हम सारी रोज चेक करते गए, अब हर एक कॉलम चेक करो और फिर से क्या चेक करना है? सिंगल जीरो। फर्स्ट रो कितने जीरो है? फर्स्ट कॉलम 2 जीरो छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड में तो कोई टेंशन ही नहीं, असाइनमेंट मिल चुकी है, फोर्थ पकड़ लो। ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर 2। इस बार आपने कहा असाइनमेंट दी है? कॉलम वाइज। तो जब जब आप कॉलम वाइज असाइनमेंट दोगे, रिस्पेक्टिव रो के जीरो कट करो। अब इसके रिस्पेक्टिव रो में कौन सा जीरो है? ये। ठीक है, ये बन गया उसके रिस्पेक्टिव रो का जीरो। क्लियर? देखो और क्लैरिटी हो आपको, इसलिए मैं प्रॉपर टेबल फॉर्म में लिख रहा हूं। तो फर्स्ट रो में सिंगल जीरो मिल गया, रिस्पेक्टिव कॉलम की जीरो कट कर दिए। अगेन जब कॉलम वाइज चेक किया, फोर्थ कॉलम में सिंगल जीरो मिल गया, तो रिस्पेक्टिव रो की जीरो कट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्थ वर्कर को एफ एक्टिविटी मिल चुकी है, अब एक एफ एक्टिविटी किसी और को नहीं मिल सकती। क्लियर? इसका मतलब जब रो वाइज असाइनमेंट दोगे, रिस्पेक्टिव कॉलम का जीरो कट, कॉलम वाइज असाइनमेंट दोगे, रिस्पेक्टिव रो का जीरो कट। ठीक है, और असाइनमेंट कहां पर देना है? सिंगल जीरो को पकड़कर। अब मुझे बताओ और कोई कॉलम बचा है? आ जाओ फर्स्ट रो पे, फिर से सेम प्रोसेस। फर्स्ट रो में कितने जीरो है? छोड़ दो। सेकंड में 1, क्योंकि ये कट हो चुका है। तो यहां दे दो असाइनमेंट नंबर
3 और रिस्पेक्टिव कॉलम का 0 कट कर दो। रो वाइज असाइनमेंट है तो रिस्पेक्टिव कॉलम का 0 कट। अगेन यहां पर ऑलरेडी असाइनमेंट है, यहां पर ऑलरेडी असाइनमेंट है, सारे रोज हो गए, आ जाओ कॉलम पे, क्योंकि अभी भी हमें सिर्फ 3 ही असाइनमेंट मिली है, हमें टोटल 4 वर्कर को 4 जॉब्स देने हैं। तो अब आ जाओ कॉलम पे। जैसे ही फर्स्ट कॉलम दिखा ये 0 तो कट हो गया था, मिल गया 4th असाइनमेंट सिंगल 0, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में ये 0 कट हो गया था, मिल गया 4th असाइनमेंट यानी सिंगल 0। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो आपको मिली है, ठीक है, क्योंकि ये हंगेरियन ने दी है। इसके अलावा आप चाहे जो ट्रायल और एरर मेथड अप्लाई करो, आपको इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। क्लियर? तो देखो अब आखिरी सॉल्यूशन कैसे देना है। सबसे पहले तो दिखा दो किसको क्या मिला है। सब सी किसके पास गया, यहां पे आप लिख रहे हो एक्टिविटीज, टोटल आपके पास 4 एक्टिविटीज थी और आप यहां पे लिख रहे हो वर्कर्स। तो सी किसके पास गया, 1 के पास, बिल्कुल सही। ए किसके पास गया, ए गया है सेकंड के पास, ठीक है, मैच द पेयर, वर्कर और जॉब का पेयर्स मैच करो। एफ किसके पास गया, 4th के पास, एंड पी किसके पास गया, 3rd के पास। सो ये हुई असाइनमेंट, किसने क्या करना है। और कभी कभार क्वेश्चन आपको ये भी पूछता है कि फाइंड द टोटल मिनिमम कॉस्ट। सो अब टोटल मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालना है वो भी देख लो। सो देयरफॉर टोटल मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू, अगर आप सी को 1 दे रहे हो तो कितना कॉस्ट लगता है, क्वेश्चन ने तो बताया ना आपको, क्वेश्चन ने स्टार्ट में बताया कि भैया अगर सी को ए दे रहे हो यानी फर्स्ट दे रहे हो तो 14 रुपीज का कॉस्ट है, सो या 14 दे दो। ए अगर आप सेकंड को दे रहे हो मतलब कंपनी को 18 रुपए का खर्चा है प्लस 18। एफ अगर आप 4th को दे रहे हो तो कंपनी को 14 रुपीज का कॉस्ट है, प्लस पी अगर आप 3rd को दे रहे हो तो कंपनी को 3 रुपीज का कॉस्ट है। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट 28, 36, 46, 49 रुपीज। फिनिश। ये है हंगेरियन मेथड, ठीक है। ये इस तरह से आपने सबसे पहले क्वेश्चन सामने है, सब एक बार एक शॉर्ट में एक ब्रीफ में सुन लो। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सामने, आपका अप्रोच कैसे रहेगा, पहले तो आपको क्या करना है, तो 2 कंडीशन है हमारी जिसको चेक करना है कि भाई मैट्रिक्स बैलेंस है यानी स्क्वायर है, रोज और कॉलम्स इक्वल है, क्लियर है। सेकंड, मैट्रिक्स मिनिमाइज है मतलब मैट्रिक्स ऐसे फैक्टर का है जो कंपनी हमेशा माइनस करना यानी रिड्यूस करना चाहती है, ठीक है। चलो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, नाउ बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। फर्स्ट कंडीशन है आपकी रो ऑपरेशन, जिसमें आप उसी को बोलते हो रो रिडक्शन मेथड। हर रो का सबसे मिनिमम एलिमेंट देखते हो और सारी रोज में से माइनस करते हो। उस मैट्रिक्स पे फिर आप अप्लाई करते हो कॉलम रिडक्शन, मतलब उस मैट्रिक्स में जो आपको रो रिडक्शन के बाद मिला है उसमें आप हर कॉलम में से सबसे मिनिमम देखते हो और सारे कॉलम में से माइनस करते हो। जो कॉलम रिडक्शन के बाद आपको मैट्रिक्स मिला है उसमें आप क्या अप्लाई करते हो, टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। और उसके लिए पहले आपको क्या एक्सरसाइज करना होता है, ट्राई टू कट ईच एंड एवरी जीरो विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। रो कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसके सारे जीरोस को कट करना है कम से कम लाइन में, ठीक है। जैसे वो आपने कर दिया, फिर थर्ड स्टेप टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी, चेक करो नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रोज इक्वल है कि नहीं। सो नंबर ऑफ लाइंस जिससे आपने सारे जीरोस कट किए थे और नंबर ऑफ रोज जैसे ही आपको इक्वल मिल गया, आप दावे के साथ बोल देते हो देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। और जैसे आप ये सेंटेंस लिखते हो इसका मतलब आप डायरेक्ट जंप ले सकते हो अब असाइनमेंट स्टेप। असाइनमेंट स्टेप में आप क्या करते हो, वो मैट्रिक्स जहां पर आपको नंबर ऑफ रोज और लाइंस इक्वल मिली है वो फ्रेश लिखते हो और शुरू करते हो असाइनमेंट देना। असाइनमेंट देने के लिए भी क्या करते हो, शुरुआत करते हो फर्स्ट रो से और सारी रोज चेक करते हो और चेक करते हो कि भाई मुझे सिंगल जीरो कहीं तो कोई तो रो में मिल जाए। फर्स्ट रो में अगर 2 जीरो या 2 से ज्यादा है छोड़ दो, सेकंड में छोड़ दो, थर्ड में छोड़ दो, किसी एक में तो मिलेगा सिंगल जीरो, उसको पकड़ लो। जैसे ही सिंगल जीरो को आपने असाइनमेंट दे दी, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम के जीरो कट करो। सेम प्रोसेस अप्लाई करो कॉलम के लिए। जैसे सिंगल कॉलम में मतलब कॉलम में कोई भी कॉलम में सिंगल जीरो मिल गया, उसके रिस्पेक्टिव रो के जीरो कट। क्लियर, मतलब रो वाइज असाइनमेंट है तो कॉलम के जीरो कट, कॉलम वाइज असाइनमेंट है तो रो के जीरो कट। ये प्रोसेस करते रहो, एक एक करके आपको उतनी असाइनमेंट मिल जाएगी जितनी आपको चाहिए। और आखिरी में बस ये सॉल्यूशन दे दो कि कौन सा वर्कर कौन सी एक्टिविटी पे गया और उसके वजह से कंपनी को कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ा। क्लियर,
कोई डाउट यहाँ तक? लिख लो। हो गया? सो देखो, ये था आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा, अब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि सर अगर मैट्रिक्स बैलेंस नहीं है तो, अगर मैट्रिक्स मैक्सिमाइज है तो, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस और ये तो सब इक्वल हो गया, अगर वो नहीं है तो, वो आपके हर है तो के जवाब अब हम देंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन मार्क है हर एक का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अब शुरुआत करो क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। खुद ने मेंशन कर दिया है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। सो सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइजेशन, अंडरलाइन करना उस वर्ड पे। इसका मतलब उसने भला ही हमें फैक्टर मेंशन नहीं किया है, बट डेफिनेटली उसने कुछ ऐसा फैक्टर दिया है जो हर कंपनी रिड्यूस करना चाहती है। जैसे कॉस्ट दिया होगा, एक्सपेंस दिया होगा ये मैट्रिक्स में हमें, इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना है फॉर मिनिमाइजेशन। तो बाय डिफॉल्ट एक चीज तो हमें समझ गई कि मैट्रिक्स क्या है, ये मिनिमाइज्ड मैट्रिक्स। चलो अब ये पूरा क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे, थोड़ा बहुत कहाँ चेंज आएगा मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? देखो उसने मैट्रिक्स दिया हमें, इस बार भी उसने हमें 4 जॉब्स दिए हैं यहां पर, 1 2 3 4 5, और 1A B C D E, ये दिए उसने हमें 4 वर्कर्स। सो 8 8 8 11 12 4 5 6 3 4 12 11 10 9 8 18 21 18 17 15 and the last row 8 12। ठीक है, तो ये बन गई आपका वो मैट्रिक्स जो आपको सॉल्व करना है और बताना है कि भाई कौन सा वर्कर कौन से जॉब के लिए परफेक्ट है। तो चलो शुरू करते हैं हम। अगेन अब आपको पता है कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने, सबसे फर्स्ट आप क्या करते हो, पहले तो आप चेक करते हो भाई टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है कि नहीं। मुझे बताओ यहाँ पे रोज कितनी है, कॉलम्स भी कितने हैं, इक्वल है, वेरी गुड, इसका मतलब गो अहेड। फर्स्ट कंडीशन है तो आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया। नाउ सेकंड, मैट्रिक्स शुड बी मिनिमाइज्ड। क्वेश्चन ने फैक्टर ने, वो आपको मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है कौन चीज बताएगी, फैक्टर। क्वेश्चन ने फैक्टर नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि सॉल्व फॉर मिनिमाइजेशन। तो कोई हमारे लिए अब डायलेमा ही नहीं, कोई दो मत ही नहीं हमारे लिए। ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, मतलब ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है। फिनिश। दोनों कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होती है हमारे लिए ग्रीन सिग्नल है अब बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। तो चलो बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, रो रिडक्शन। क्या करना है हमें इसमें, शुरुआत करो फर्स्ट रो से और ऐसा एक एलिमेंट पकड़ो जो 0 है, जो सबसे मिनिमम है। कौन है फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम, 8। तो 8 इन सारे एलिमेंट में से माइनस कर दो, लेकिन सारे कौन से, सिर्फ फर्स्ट रो के। मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, जॉब अपनी जगह, वर्कर्स अपनी जगह, उसमें आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम 8, 8 माइनस कर दो, 0 0 0 3 4। नेक्स्ट इसमें सबसे मिनिमम 3, सो 1 2 3 0 1। थर्ड में सबसे मिनिमम 8, 8 माइनस कर दो सब में से, 4 3 2 1 0। देन सबसे मिनिमम 15, सो 3 6 3 2 0 एंड लास्ट सबसे मिनिमम 2, सो 8। सो 10 माइनस 8 2
3, 2, 0 एंड 4। ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 और भी आसान। जैसे मैंने कहा पहली 2 स्टेप तो बच्चों का काम है, आपका एक्चुअल लॉजिक आईक्यू लेवल चेक होगा 3rd स्टेप पे। ठीक है, तो स्टेप 1 में शुरू कर दो। जो स्टेप 1 में हमें मैट्रिक्स मिला है उस मैट्रिक्स के अब कॉलम वाइज सबसे मिनिमम एलिमेंट देखते जाओ। सो फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम 0, जैसे 0 मिल रहा है इसका मतलब कुछ करना ही नहीं है, आपको एज इट इज रखना है। अगेन 0, अगेन 0, अगेन 0। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार मैट्रिक्स में कोई चेंज हो ही ना, रो रिडक्शन में चेंज हो गया लेकिन कॉलम रिडक्शन में आपको एज इट इज मैट्रिक्स मिला जो यहां मिला था। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मत सोचना क्वेश्चन कुछ गलत हो गया क्या। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कम से कम लाइन में सारे 0 कट करना है। तो मैट्रिक्स में आपको जीरोस दिख रहे हैं, मुझे बताओ कितनी लाइंस आपको लग रही है जिसमें सारे 0 आप कट कर दोगे। देखो 3 हो रही है, मुझे तो 2 में हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था अगर आपका 3 में हो रहा है, मेरा 2 में हो रहा है तो मैं सही हूं, आप सब गलत हो। मेरा तो 2 में हो रहा है। सोचो कैसे, सोचो कैसे, सोचो सोचो, लगाओ दिमाग। सीए स्टूडेंट्स हो आप। छोड़ना तो एक को भी नहीं है, लगाना तो सबको है। दोस्तों आप कितनी भी कोशिश कर लो 3 तो आपको लगना ही है। ये जस्ट मैंने इसीलिए कहा कि आप एटलीस्ट सोचने की आदत डालो कि अच्छा 3 तो लग रहा है, देखो 2 से लग रहा है कि नहीं, सर ने बोला है मतलब होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो नहीं हो रहा है लेकिन ये आदत आपको डालना है। 2 मिनट सोचना है, हर एक तरीके से सोचना है कि ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या। इस बार आप बिल्कुल सही हो, कम से कम आपको 3 लाइंस लगने ही वाली है और कम से कम लाइन में कट करना है। सो देखो 3 लाइन में सारी 0 कट, तो 2 लाइन नहीं लग रही, वो जस्ट एक प्रैंक था मेरा। ठीक है, सो कितनी लाइंस लगी आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइंस। अब आप आते हो स्टेप 3 पे आ जाते हैं हम सीधा, टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। ये आपको बोलती है कि कितनी लाइंस लगी है, यानी नंबर ऑफ लाइंस, और कितनी रोज क्वेश्चन हमें दे रहा है, इनको चेक करो वो इक्वल है क्या। क्या 3 और 5 कभी भी इक्वल हुए हैं, नहीं। सो एज 3 इज नॉट इक्वल टू 5 देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। अभी तक सॉल्यूशन बेस्ट नहीं बना है, और जब तक सॉल्यूशन बेस्ट नहीं बना है आप लास्ट स्टेप पे जंप नहीं ले सकते हो। तो देखो अब आपका पहला क्वेश्चन मार्क क्लियर होने जा रहा है कि जब जब नंबर ऑफ लाइंस और रोज इक्वल नहीं है हमें क्या करना है सर, ऐसी क्या वो प्रोसेस है, क्या वो स्टेप है जो हमें अप्लाई करना है। तो ध्यान देना, बहुत आसान सी स्टेप है। अगेन एक रूल है जो आपको फॉलो करना है। उस मैट्रिक्स में जहां नंबर ऑफ लाइंस और रोज इक्वल नहीं हुई है उसमें अब सारे अनकवर्ड एलिमेंट देखो। मुझे बताओ ये सब क्या है, अनकवर्ड एलिमेंट। जिन पर आपने लाइन ड्रॉ कर ली वो कवर्ड हो गया ना, तो ये सारे क्या है, अनकवर्ड एलिमेंट। अब इन अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे मिनिमम एलिमेंट आपको सिलेक्ट करना होता है। इन सब में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है, 1। क्लियर। तो सबसे मिनिमम एलिमेंट को उठाओ और वो एलिमेंट इन सारे एलिमेंट में से माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन सारे कौन से, सिर्फ अनकवर्ड। ठीक है, प्रोसेस फिर से समझो। मैट्रिक्स में जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनको देखो, उसमें से सबसे मिनिमम एलिमेंट उठाओ, और वो सबसे मिनिमम एलिमेंट, इस बार मुझे 1 मिला है, हो सकता है कोई क्वेश्चन में 2 मिले, 3 मिले, तो 1 जो मिनिमम एलिमेंट है इन सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से सब्सट्रैक्ट कर दो। और प्रोसेस अब तक हुई नहीं है, और जहां पर 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है वहां पर वो ऐड करो। मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में 2 लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ है, देखो यहां पे 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है जहां मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट पर ये 1
ऐड करना है। यह है कंप्लीट प्रोसेस। जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से वो मिनिमम एलिमेंट जो आपने सारे अनकवर्ड में से ढूंढा है वो माइनस करना है, और जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे कि इस मैट्रिक्स में ये दो, वहां पर वो ऐड करना है। बाकी कवर्ड पॉइंट विल रिमेन एज इट इज। सर उन पॉइंट का क्या करना है? जो जस्ट कवर्ड है उनको एज इट इज रखो, उसमें नो चेंज। चेंज सिर्फ कहां पर होगा? एक तो अनकवर्ड पे और कवर्ड में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर। ठीक है, तो चलो स्टेप 4 को हम शुरुआत करते हैं। इसको कहा जाता है मॉडिफिकेशन स्टेप। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सॉल्यूशन को मॉडिफाई कर रहे हैं ना। अब तक वो ऑप्टिमम नहीं बना है, उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन स्टेप कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बताया है। शुरुआत करते हैं। सारे अनकवर्ड में से सबसे मिनिमम हमने सिलेक्ट किया है 1। अब वो 1 इन 0 0 0 में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो एज इट इज रहेगा। लेकिन 3 एंड 4 क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां पर वो ऐड करना है। सो 3 + 1 4, 4 + 1 5। अब ये 1 - 1 0, क्योंकि इन सारे अनकवर्ड में से तो माइनस करना है ना। सो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 0 and 1 will remain as it is. So 4 - 1 3, 2 1, 1 0 will remain as it is. अगेन इन तीनों में से माइनस कर दो। 2 5, 3 - 1 2, 2 and 0 will remain as it is. And 2 - 1 1, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 0 and 4 will remain as it is. तो बेसिकली अनकवर्ड में का मिनिमम ढूंढो, सारे अनकवर्ड में माइनस करो और इंटरसेक्शन में ऐड करो। दैट्स इट। बाकी कवर्ड पॉइंट विल रिमेन। जो जस्ट कवर्ड है, जो इंटरसेक्शन नहीं है, वो विल रिमेन एज इट इज। अब चलो सर कर तो लिया, अब क्या करें? रिपीट द स्टेप नंबर 3, टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। फिर से उस मैट्रिक्स में वही चीज करना है। सारे के सारे 0 कट करो, कम से कम लाइन यूज करते हुए, और चेक करो इस बार नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रोज इक्वल है कि नहीं। ठीक है, सो अगेन वही चीज, ट्राई टू कट ईच एंड एवरी 0 विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। बताओ मुझे इस बार कम से कम कितनी लाइंस लग रही है आपको? चलो टेबल फॉर्म में कर देता हूं आपको, और क्लियर रहेगा। कम से कम कितनी लाइंस लग रही इस बार? 4। परफेक्ट। देखो ये 3 0, आप कोई भी अलग तरीके से काटो। मैंने पहले कहा तरीका इज नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर इज इंपॉर्टेंट। आपके 4 लाइंस कोई और लगी, 3 रोज और 1 कॉलम। मेरी 4 लाइंस कुछ और लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में हम साथ में पहुंचेंगे। सो देखो 3 0 कट, यहाँ पे भी 2 0 है कट, यहाँ पे भी 2 0 है कट। अभी भी 1 0 बच गया, इसके लिए एक लाइन तो लेनी होगी। रो वाइज लो, कॉलम वाइज लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस तरह ले लेता हूं। ठीक है, सो फिर से चेक करो। नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ रोज इस बार इक्वल है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 5। रोज कितने हैं? नंबर ऑफ लाइंस लगी है 4, रोज है 5, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या? देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम येट। अभी भी सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, मतलब फिर भी अभी आप डायरेक्ट लास्ट स्टेप पर जंप ले सकते हो? नहीं। सो क्या करोगे? 1 मोर मॉडिफिकेशन स्टेप करते रहो। अब जब तक आपको 5 = 5 नहीं मिले, वो चीज करते रहो। और मॉडिफिकेशन स्टेप क्या है आपको पता है? जो अनकवर्ड एलिमेंट है, देखो इतने अनकवर्ड एलिमेंट है हमारे पास, इनमें से सबसे मिनिमम उठाओ। कौन है इस बार भी? 1। और ये 1 इन सारे अनकवर्ड में से माइनस करना है, और ये 1 उन पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर ऐड करना है। इस बार इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन सा है? देखो ये एक है, 0 भी रहा उसमें भी ऐड करो, हाँ कोई टेंशन नहीं है। 4 and 5। सो देखो अगेन स्टेप 5, फिर से मॉडिफिकेशन स्टेप। अब ये मॉडिफिकेशन स्टेप करते रहना है जब तक 5 = 5 ना मिले। तो देखो सबसे मिनिमम 1 हमने लिया था, और 1 अब माइनस करो और इंटरसेक्शन में ऐड करो। सो 0 + 1 1, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 4 + 1 5, 5 + 1 6। ये 0 0 सिर्फ कवर्ड थे इसलिए एज इट इज। अब देखो ये 0 3 2 1 एज इट इज,
उसके बाद में ये 0 1 2 0 एज इट इज, और ये 1 0 0 5 एज इट इज 4। क्लियर? मतलब जो एज इट इज रखना है पहले मैंने उसको लिख लिया, अब जो भी एलिमेंट बचे उसमें सिर्फ क्या करना है, माइनस। सो 1 - 1 0 1 1 0 4 2 - 1 1 1 0। क्लियर? अब क्या करोगे, रिपीट स्टेप नंबर 3, अगेन ट्राई टू कट ईच एंड एवरी जीरो विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। देखो इस बार अलग अलग तरीके से सोचो और बताओ मुझे कितनी वो कम से कम लाइन है जिसमें सारे जीरोस कट हो रहे हैं। 5। कोई भी तरीके से सोचो इस बार आप, कम से कम 5 लाइंस आपको लगने ही वाली है, कोई भी तरीका। आप सोच रहे हो 6, तो 6 तक तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि एट द एक्सट्रीम केस आप क्या करोगे, सारे रोज कट कर दोगे, तो कम से कम 5 तो लगाओ भाई। ठीक है, 6 वाला सॉल्यूशन तो बिल्कुल मत देना, बट कोशिश क्या करना है कि 5 से भी कम लग रही है क्या। देखो इस बार अगर मैं, चलो ये 3 0 एक इसमें कट कर देता हूं, बराबर, ये 2 0 है, इसको एक इसमें कट कर देता हूं, ये 2 0 है, इसको एक इसमें कट कर देता हूं, ये 2 0 इसको एक इसमें कट कर देता हूं, ये 0 फिर भी बच गया। इसके लिए एक लाइन तो हमें डालनी होगी, कॉलम डालो रो डालो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, 5 = 5, मतलब लाइंस इक्वल टू रोज। और जब आपको ये सिचुएशन मिल जाती है, आप क्या बोल सकते हो दावे के साथ, देयरफॉर नाउ सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। और जैसे ही आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिला, आप सीधा जंप ले लो लास्ट स्टेप, असाइनमेंट स्टेप। ठीक है, जो अब वो इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हो गई, कौन सा वर्कर कौन सा जॉब करने वाला है ये आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। सो असाइनमेंट स्टेप, लास्ट स्टेप, 1 2 3 4 5। इसमें क्या करना होता है, मैंने आपसे कहा था, फ्रेश मैट्रिक्स, जहां पर आपको 5 = 5 मिला है वो फ्रेश मैट्रिक्स लिख लो, 1 0 0 5 6, देन 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 2 4 1 2 0 and 1 1 0 0 4। ठीक है, तो अब शुरू करो। शुरुआत हम कैसे करते हैं, हमेशा फर्स्ट रो से, और वो जीरो पकड़ते हैं जहां आपको, वो रो पकड़ते हैं जहां आपको सिंगल जीरो मिल जाए। शुरुआत करो, फर्स्ट रो कितने जीरो है, छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड, परफेक्ट, तो ये पकड़ लो असाइनमेंट नंबर 1। और जैसे आप रो वाइज असाइनमेंट देते हो, जहां भी आपने असाइनमेंट दी उसके रिस्पेक्टिव कॉलम के जीरो कट करते हो, करेक्ट, तो ये कट हो गया, इसका मतलब हुआ 4th वर्कर को ई जॉब मिल चुका है, अब बाकी ई किसी और को नहीं मिल सकता। ठीक है, देखो एक रो अभी भी बची, चेक कर लो, छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाओ कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम सिंगल, असाइनमेंट नंबर 1, और इस बार कॉलम वाइज आप असाइनमेंट दे रहे हो तो रिस्पेक्टिव रो के जीरो कट। क्लियर, फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट, नाउ असाइनमेंट सेकंड कॉलम चेक करो, ये कट हो गया, ये मिल गया सिंगल जीरो, सो असाइनमेंट नंबर 3, अगेन कॉलम वाइज असाइनमेंट, रिस्पेक्टिव रो के जीरो कट। थर्ड कॉलम में 2 जीरो है, फोर्थ कॉलम में सिंगल जीरो, असाइनमेंट नंबर 4, अगेन कॉलम वाइज असाइनमेंट, रिस्पेक्टिव रो के जीरो कट। फिफ्थ कॉलम में कोई पंगा है, ऑलरेडी असाइनमेंट है, सारे कॉलम खत्म, बट अभी भी हमें सिर्फ 4 ही असाइनमेंट मिली, टोटल हमारे पास 5 वर्कर और जॉब्स है। सो आ जाओ, फर्स्ट में असाइनमेंट है, सेकंड में असाइनमेंट है, थर्ड में मिल गया सिंगल जीरो, असाइनमेंट नंबर 5। क्लियर, क्या किया, ये फ्रेश स्टेप हमने लिखी और फ्रेश मैट्रिक्स लिखा, रो वाइज चेक करते गए, सिंगल जीरो मिला असाइनमेंट देते गए, सिंगल जीरो मिला कॉलम वाइज असाइनमेंट देते गए। सिर्फ 2 रूल को सेटिस्फाई करो, रो वाइज अगर सिंगल जीरो मिला है असाइनमेंट दे दो और उस कॉलम के सारे जीरो कट करो, कॉलम वाइज अगर असाइनमेंट मिला है असाइनमेंट दे दो और उस रो के सारे जीरोस कट करो। कोई डाउट है यहां तक, क्लियर। सो बस आखिरी में क्या है,
सॉल्यूशन दिखा दो कौन किसको मिला और उसके वजह से टोटल मिनिमम कॉस्ट कंपनी को कितना बेयर करना है. सो देयरफॉर जॉब्स 1 2 3 4 5 2 वर्कर्स. बताओ मुझे फर्स्ट किसको मिला? बी. सेकंड ए को. थर्ड मिला सी को. फोर्थ ई को. एंड लास्ट फिफ्थ डी को. खत्म. और इस चक्कर में टोटल मिनिमम कॉस्ट कितना लग गया कंपनी को, ये आप निकालोगे बाय कंपेयरिंग दिस असाइनमेंट विथ क्वेश्चन मैट्रिक्स. ठीक है. सो 1 to B कितना हुआ? 8. 2 to A, सो 2 to A 4. 3 to C 10. 4 to E, now 4 to E 15. and last 5 to D. 5 to D is 8. ऐड कर लो 12, 22, 37 and 45. सो 45 का कंपनी को खर्चा लगा. वो 45 कुछ भी हो, 1000 हो, लैक्स हो, जो भी हो. ठीक है. सो 45 इज द आंसर. क्लियर? सो देखो एक क्वेश्चन मार्क अब आपका दूर हुआ. यानी जब जब आपको नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं मिलेगी थर्ड स्टेप के बाद, तो आपने क्या करते जाना है? मॉडिफिकेशन स्टेप, मॉडिफिकेशन स्टेप. तब तक जब तक वो इक्वल ना हो जाए, यानी हमें सॉल्यूशन ऑप्टिमम ना मिल जाए. क्लियर? और मॉडिफिकेशन स्टेप भी क्लियर हुआ. सारे अनकवर्ड में से मिनिमम उठाओ, वो मिनिमम सारे अनकवर्ड में माइनस करो और जहां पर इंटरसेक्शन है दो लाइन का वहां पर वो ऐड करो. बाकी कवर्ड पॉइंट विल रिमेन एज इट इज. क्लियर? सो ये था आपका बेसिकली असाइनमेंट का इंट्रोडक्शन. अब बहुत से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं कि सर तब क्या करें जब हमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो. ये तो आपने असाइनमेंट यानी हंगेरियन मेथड का सब बता दिया बराबर. लेकिन ऐसी भी तो सिचुएशन आएगी जहां हंगेरियन मेथड अब तक हमने पिक्चर में लिया ही नहीं है. पहले ही प्रॉब्लम में क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें डिफिकल्टी है. और वो डिफिकल्टी क्या हो सकती है? रो और कॉलम इक्वल ना हो. क्योंकि जब तक वो इक्वल नहीं है, हंगेरियन तो पिक्चर में आता भी नहीं है. सो रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो क्या करें? मैट्रिक्स अगर आप मिनिमाइज लिए जा रहे हो लेकिन मैक्सिमाइज फैक्टर का आ गया, प्रॉफिट का आ गया, तो क्या करें? और सबसे इंपॉर्टेंट, आप यहां जब असाइनमेंट देते हो तो बोलते हो कि सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो, पर कभी कभार ऐसा भी तो होगा कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में आपको सिंगल जीरो मिल ही नहीं रहा हो. तब क्या करें? इन सारे क्वेश्चंस के लिए अब एक नया हेडिंग अपनी नोटबुक में दो, स्पेशल केसेस इन असाइनमेंट प्रॉब्लम. ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए. ठीक है. लेकिन हम इसको एक एक केस में लेंगे. पहले हम आपकी वो केस सॉल्व करेंगे कि जब रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो क्या करें, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. तो बेसिकली पहली केस लो, स्पेशल केसेस इन असाइनमेंट प्रॉब्लम में अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम. फर्स्ट केस अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम. ठीक है. और उसके लिए मैं चाहता हूं हमारी शीट में जो स्पेशल केसेस का कॉलम ये है टॉपिक, उसका पहला ही क्वेश्चन लो. ठीक है. ये सबने लिख लिया है? तो देखो, डिटरमाइन द ऑप्टिमम असाइनमेंट. अगेन क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया है कि असाइनमेंट आपको डिटरमाइन करना है. असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है. ऑफ मैनेजर टू द ऑफिसेस बाय यूजिंग फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स. अंडरलाइन करना है कॉस्ट वर्ड पे. ठीक है. मतलब यहां पे आपको क्या दिया गया है? मैनेजर्स दिए गए हैं X, Y एंड Z. साथ ही में आपको ऑफिसेस दिए गए हैं. ऑफिसेस है D, M, K, C. 16, 20, 24, 20, 10, 32, 26, 16, 10, 20, 46 एंड 30. लिख लो ये क्वेश्चन मैट्रिक्स.
क्वेश्चन मैट्रिक्स लिख लो सबने। देखो अब रत्ती भर भी फर्क नहीं है प्रोसेस में, वही सब चीजें करना है जो आप कर रहे थे। अब आपको बस हर एक क्वेश्चन एक कॉन्फिडेंस देगा और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ ना कुछ नई बातें बताएगा। जैसे ये क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखते हो, क्वेश्चन सामने है, कौन सा मैनेजर कौन से ऑफिस पे जाना चाहिए आपको असाइनमेंट करना है, और क्वेश्चन ने आपको क्लियर बोल दिया है कि ये कॉस्ट मैट्रिक्स है। तो शुरू करो। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहले बैलेंसिंग वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करो। है वो मिनिमाइज है मैक्सिमाइज है हम सेकंड कंडीशन में देखेंगे, लेकिन पहले बैलेंसिंग। रोज है 3, कॉलम्स है 4, इक्वल है नहीं है। सो एज 3 इज नॉट इक्वल टू 4, ये बैलेंस है ही नहीं, ये स्क्वायर है ही नहीं, और अगर स्क्वायर नहीं है तो हंगेरियन मेथड दूर ही खड़ा है, बोल रहा है मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, आप पहले मुझे इसको स्क्वायर करके दो फिर ही मैं आऊंगा। ठीक है, तो पहले आपको इसका स्क्वायर करना है। तो बहुत आसान सा एक कंसेप्ट है, जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है उसको स्क्वायर करेगा डमी। ठीक है, बहुत बार जब वो बैलेंस नहीं होता है तो हम एक डमी यूज करते हैं, बस यहाँ पे डमी यूज करना है आपको। अगर एक रो कम दिख रही है तो वहां पे एक डमी रो ले लो। जैसे यहाँ पे अगर एक रो कम है मतलब मैनेजर कम है तो डमी, एक मैनेजर, डमी नाम का मैनेजर खड़ा कर दो। और कोई कभी कभार कोई क्वेश्चन में अगर कॉलम कम दिख रहा है तो डमी कॉलम ले लो। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, एक्स वाई जेड। फोर्थ रो मेरे पास नहीं, मैं किसको ले रहा हूं, डमी, डी एम के सी। 16, 20, 24, 20। सर डमी तो लिख लिया आपने, उसको एलिमेंट्स क्या दोगे? तो याद रखो जब जब डमी रो या डमी कॉलम आप लेते हो, क्वेश्चन आपको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट डमी रो के एलिमेंट्स होते हैं 0, 0, 0, 0 हमेशा। चाहे वो डमी रो लो चाहे डमी कॉलम लो, बाय डिफॉल्ट उसके एलिमेंट आपको लेना है 0, 0, 0, 0। फिनिश। अब फिर से हम एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं। नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है, यस। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, क्या वो मिनिमाइज है? यस, क्योंकि कॉस्ट मैट्रिक्स है तो इसमें तो कोई पंगा ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। और जैसे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, अब पिक्चर में कौन आता है? हंगेरियन मेथड। So by using Hungarian method, first step, row reduction. So दोस्तों बस इतना ही फर्क था, बाकी एज इट इज प्रोसेस अब आपको करना है। रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, सब एज इट इज। बेसिकली क्या चेंज था कि जब जब मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है आप लेते हो डमी का सहारा। ठीक है, रो कम है तो डमी रो, कॉलम कम है तो डमी कॉलम, दैट्स इट। सो शुरू करते हैं। बाकी तो स्ट्रक्चर आपको पता है, एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट रो सबसे मिनिमम 16, सो 0, 4, 8, 4। सेकंड में 10, 22, 16, 6। थर्ड में अगेन 10, 0, 10, 36, 20 एंड फोर्थ में 0। तो जैसे ही रो रिडक्शन हो गया, सेकंड स्टेप कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में क्या करोगे आप? फिर से वही सब बातें जो रो रिडक्शन में की थी, लेकिन इस बार आप करोगे कॉलम वाइज। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम 0, तो एज इट इज। सेकंड में 0, थर्ड में 0, फोर्थ में 0। तो देखो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इस बार भी रो टू कॉलम रिडक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नाउ थर्ड एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, कम से कम लाइन में सारे 0। बताओ 2 लग रहा है? यस, बहुत आसानी से आपने बता दिया। 2 लाइन में सारे 0 सर कट हो गए और बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ लाइंस इस बार कितनी लगी हमें? टोटल 2। और रोज कितने हैं? 4। सो क्या 2 और 4 इक्वल है? बैलेंस होने के बाद वाले रोज देखना है आपने, क्वेश्चन वाले भूल जाओ। बैलेंस के बाद 4 थे, ठीक है, तो रोज कॉलम 4। लाइन्स है
2, रोज है 4, इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखते हो, सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। क्लियर। और जैसे वो ऑप्टिमम नहीं, आप क्या करोगे, अब इन सब अनकवर्ड में से सबसे मिनिमम एलिमेंट उठाओ, कौन है इस बार, 4। ये 4 सारे अनकवर्ड में माइनस करो और इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन पे ऐड करो, यानी कि इस पॉइंट पे, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, तो इतना लिख लिया सबने, हो गया सबका, आपका लास्ट डन, गुड। चलो अब यहां पे शुरू करते हैं हम स्टेप नंबर 4। ये थी हमारी स्टेप 3, टेस्ट फॉर ऑप्टिमिलिटी। सो स्टेप 4, मॉडिफिकेशन स्टेप। सो एक्स वाई जेड डमी डी एम के सी। चलो सबसे 0 0 0 एज इट इज यहां पे ऐड करना है आपको, 0 + 4 4, अगेन ये 0 0 0 एज इट इज, 4 - 4 0, 8 - 4 4 - 4 18, सब में से 4 माइनस करो बाय डिफॉल्ट जो अनकवर्ड है, 16। उसके बाद क्या करोगे, फिर से रिपीट रिपीट रिपीट। नंबर ऑफ लाइंस कितनी लग रही है, 3, बराबर। सो लाइंस लगी हमें टोटल 3, रोज है हमारे पास 4, बहुत नाइंसाफी है ये। अभी भी क्या है, 3 इज नॉट इक्वल टू 4, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। वन मोर मॉडिफिकेशन स्टेप, सो एक और मॉडिफिकेशन स्टेप आप लोगे, ठीक है, उसको फिर से आप क्या बोलते हो, स्टेप 5। मॉडिफिकेशन जब तक नहीं मिले करते रहो, एक्स वाई जेड डमी डी एम के सी। सो अभी इसमें अनकवर्ड में सबसे मिनिमम कौन है, 2 माइनस कर दो इनमें से, और इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से दिख रहा है, देखो मैंने जिस तरह से कट किया उस हिसाब से ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है। आपने कुछ अलग तरीके से कट किया होगा जिसमें आपको लाइंस 3 ही लगी, लेकिन आपके इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ और आएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, आप अपने हिसाब से करो। लेकिन अगर आपको 3 लाइन लगी है, मुझे भी 3 लाइन लगी है, तो हम आखिरी तक सही है। फाइनल आंसर मेरा भी वही आएगा जो आपका आया है, एंड आपका भी वही आएगा जो मेरा आया है। ठीक है, तो देखो अभी फिलहाल मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट ये 2 है, उसमें से 2 ऐड करना है। सो 0 + 2 2, ये 0 4 0 एज इट इज, ये 0 0 एज इट इज, इसमें फिर से ऐड करना है 6 0 0 0। अब इन बाकी सारे अनकवर्ड में माइनस कर दो, 16 10 0 4 30 40। रिपीट रिपीट स्टेप नंबर 3, टेस्ट फॉर ऑप्टिमिलिटी। 3 0 एक साथ में कट, 2 0 एक साथ में कट, 2 0 एक साथ में कट। इस बार किसी भी, अगर मैं ऐसे 1 2 3, फिर भी 4 लाइन लगनी थी। इस बार आप कोई भी तरीका ले लो, लेकिन मैंने जैसे कहा है 2 मिनट इसको दो, सोचो। इस बार सारे तरीके में आपको कम से कम 4 लाइन लग रही है, तो इस बार नंबर ऑफ लाइंस एंड रोज आर इक्वल, एज 4 इज इक्वल टू 4। अब डंके की चोट पे बोल दो, देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ठीक है, और जैसे सॉल्यूशन ऑप्टिमम मिला है, एक ही स्टेप बचती है, सॉल्यूशन स्टेप, असाइनमेंट स्टेप। बता दो कौन सा मैनेजर कौन से ऑफिस पे जाने वाला है। ठीक है, तो देखो ये हो गया सबका, ओके। इतना पार्ट में मिटा रहा हूं। क्वेश्चन मैट्रिक्स हम जानबूझकर रखते हैं क्योंकि आखिरी में हमें वो काम आने वाला है कंपैरिजन के लिए। सो फ्रेश मैट्रिक्स लिख लो, एक्स वाई जेड डमी डी एम के सी। शुरू करो, पहले दो 2 0 4 0 0 16 10 0 0 4 30 14 and 6 0 0 0। फर्स्ट रो 2 0 है, छोड़ दो। सेकेंड रो 2 0 है, छोड़ दो। थर्ड रो
सिंगल जीरो। असाइनमेंट नंबर 1, जैसे रो वाइज असाइनमेंट दे दी, रिस्पेक्टिव कॉलम के जीरो कट। अगेन यहाँ पे 3 जीरो है, छोड़ दो। आ जाओ कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम 2 जीरो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में तो चलो असाइनमेंट ही है, सेकंड कॉलम 2 जीरो, थर्ड कॉलम में मिल गया सिंगल जीरो, असाइनमेंट नंबर 2। और जैसे ही कॉलम वाइज असाइनमेंट देते हो, रिस्पेक्टिव रो के जीरो कट। अगेन यहाँ पर 2 जीरो। आ जाओ फिर से रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, बट सारी रोज सारे कॉलम्स, सारी रोज सारे कॉलम्स, खेलते रहना है जब तक आपको 4 असाइनमेंट नहीं मिले। सो अब अगेन 2 जीरो छोड़ दो, सेकंड में ये जीरो ऑलरेडी कवर्ड है, मिल गया सिंगल जीरो। असाइनमेंट नंबर 2, रिस्पेक्टिव कॉलम के जीरो कट। थर्ड रो में असाइनमेंट है, फोर्थ रो में असाइनमेंट है, आ जाओ कॉलम पे, असाइनमेंट है, ये मिल गया हमें लास्ट असाइनमेंट, ये मिल गया हमें लास्ट असाइनमेंट। सो आखिरी में सॉल्यूशन दे दो। ये है मैनेजर्स और ये कहा जाने वाले हैं ऑफिसेस में। सो असाइनमेंट आपने कर ली है। एक्स कहा जाएगा, एक्स जा रहा है एम फॉर मुंबई, वाई जा रहा है चेन्नई, जेड जा रहा है दिल्ली, डी जा रहा है कोलकाता। मतलब हमने जैसे ऑफिस को नाम दे दिया DMKC, ठीक है। और इस चक्कर में टोटल क्वेश्चन ने पहले बता दिया है, कॉस्ट मैट्रिक्स है। सो टोटल कॉस्ट क्या होगा, कंपेयर कर लो। एक्स अगर मुंबई यानी एक्स अगर एम पर गया तो कितना कॉस्ट है 20, प्लस वाई अगर चेन्नई गया तो 16, प्लस जेड अगर डी पर गया तो 10, और डमी अगर के पे गया, डमी के जैसे भी सारे एलिमेंट क्या थे 0 0 0 0, तो डमी कहीं भी जाओ, डमी के क्वेश्चन मैट्रिक्स में तो हमने 0 एलिमेंट ले लिए थे, तो डमी कहीं भी जाओ उसका आंसर 0 ही आना है। देखो मतलब डमी लेने से आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर मैं डमी को कंसिडर ना भी करूं तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है मेरा, सेम 46, और डमी को अगर लूं तो भी 46। मतलब डमी के वजह से आपका कॉस्ट एक्सेस नहीं जा रहा है, बट डमी के वजह से सॉल्यूशन आपका मिल गया। मतलब डमी रो या डमी कॉलम लेना ये सिर्फ क्यों, फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, बाकी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सो खत्म, आंसर आपको मिला 46। कभी कभार आपको बोनस क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि विच ऑफिस विल रिमेन विदाउट मैनेजर, कौन सा ऑफिस है बिना मैनेजर के रह जाएगा। तो यस, उसका आंसर आप हमेशा किससे रिलेटेड दोगे, जो डमी से रिलेटेड है, क्योंकि डमी नाम का मैनेजर एग्जिस्ट करता है, वो तो हमने लिया है फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन। सो डमी जहां पर जाएगा वही आपका आंसर। सो डमी जा रहा है के पे, सो के विल रिमेन विदाउट मैनेजर, दैट्स इट। तो ये हल्की हल्की एडजस्टमेंट है कि जब रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो इस तरह डमी लेकर बाद में एज इट इज प्रोसेस। तो मैंने पहले जैसे कहा था, मेरा सेंटेंस अभी भी वही है कि ये बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है लेकिन ये मैथ्स नहीं है। वो बोरिंग से फॉर्मूलाज रटना है और करना है, नहीं। यह स्टेप बाय स्टेप एक कंसेप्चुअल मेथड है, उस मेथड को फॉलो करो और साथ में अपने लॉजिक्स लगाओ, दैट्स इट। अब देखा आपने, मिनिमाइज होना मैक्सिमाइज होना है, लॉजिकली आपको पता होना जरूरी है। कम से कम लाइन में सारे जीरो कट करना है, लॉजिकली आपको कैसे करना है वो पता होना जरूरी है। तो बस ये सब चीजें हैं इसमें, लॉजिक और रूल्स, ये दो चीजों से बनाए क्यूटी, और बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो हम थोड़ा ही देखे हैं, जैसे मैंने कहा अभी बहुत बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स दे देगा, बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको सिंगल रो सिंगल कॉलम सिंगल जीरो मिल ही नहीं रहा है कोई रो और कॉलम में लास्ट स्टेप में, तो उसमें क्या करना है वो सब हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे। आज किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, पक्का घर जाओ, एक 10 मिनट नोटबुक को दो, पढ़ो, जो भी डाउट आते हैं स्टार करो और लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यार फैकल्टी है या स्टूडेंट है सब समझ गया, लेकिन घर जाने के बाद ब्लैंक हो जाता है, यार सर ने तब बताया था, तब सब समझ गया, तब भूल गया हो। तुरंत स्टार करो, दूसरे दिन मुझे पूछो, ठीक है। क्योंकि तो ही मजा है जब ये पूरी चीज, ये पूरी मेथड बाय हार्ट हो जाएगी ना, तो उसको सॉल्व करने का एक अपना अलग ही मजा है। क्लियर? एंजॉय, बाय बाय, गुड डे।